नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी कक्षाएं पशु परिचर भर्ती के लिए चल रही थी। पिछली कक्षाओं में हमने जयपुर चित्रशैली को पढ़ा। जयपुर चित्रशैली है वो ढूढ़ाड़ उपशैली, ढूढ़ाड़ की एक उपशैली है। ढूढ़ाड़ उपशैली के अंतर्गत आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी उपशैलियां आती है। और आज हम पढ़ेंगे अलवर शैली। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अलवर शैली। अलवर शैली, अलवर जो शैली है वे ढूंढाड़ की उपशैली है। ढूंढाड़ की उपशैली है। ये किन की उपशैली है? ये ढूंढाड़ की उपशैली है। इस शैली की जो शुरुआत है, इस शैली की जो शुरुआत है, वो प्रताप सिंह के समय होती है। शुरुआत प्रताप सिंह के समय, प्रताप सिंह के समय यानी 1775 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में होती है। और जो चित्रकार हैं, चित्रकार है वो जयपुर से बुलाए जाते हैं। चित्रकार जयपुर से बुलाए जाते हैं। ये चित्रकार कहां से बुलाए जाते हैं? चित्रकार जयपुर से बुलाए जाते हैं, जिनमें दो चित्रकार थे। एक का नाम था शिव कुमार और दूसरे चित्रकार का नाम था डालूराम। दो चित्रकार थे प्रताप सिंह के समय, और ये चित्रकार जयपुर से आते हैं। और ये चित्रकार शिव कुमार और डालूराम, ये अलवर में प्रताप सिंह द्वारा बनाए गए जो महल है उनमें भित्ति चित्रण को शुरू कर देते हैं। और इस पर प्रभाव है वो ढूढ़ाड़ शैली का, आमेर शैली का और जयपुर का प्रभाव पड़ता है। प्रताप सिंह के बाद में इस शैली का संरक्षण है। प्रताप सिंह के बाद प्रताप सिंह के बाद है संरक्षण बख्तावर सिंह देता है। कौन देता है इस शैली को संरक्षण? बख्तावर सिंह इस शैली को संरक्षण देता है। प्रताप सिंह के बाद संरक्षण बख्तावर सिंह देता है। कौन देता है? बख्तावर सिंह देता है। बख्तावर सिंह है वो, बख्तावर सिंह क्या था? एक कवि होता है। बख्तावर सिंह एक कवि होता है। और ये रचना करते हैं। इनके दो नाम है रचना करते समय। एक तो था चंद्रसखी, नाम इनका था। इनका नाम था चंद्रसखी और दूसरा नाम था इनका बखेश। चंद्रसखी और बखेश नाम से ये काव्य रचना करते थे। क्या करते थे? ये काव्य रचना करते चंद्रसखी और बखेश नाम से। और इनकी जो रचना है, रचना का नाम है इनकी रचना का नाम है दान लीला। रचना का नाम क्या है? दान लीला। अब ये दान लीला नाम से एक
काव्य रचना की। चंद्रसखी और बखेश नाम से कवि बनकर है वो काव्य रचना करते थे। इन्हीं के समय है वो धार्मिकता के चित्र बनाए जाते हैं, और इन्हीं के समय बख्तावर सिंह के समय अलवर शैली पर है वो मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है। किस शैली का? मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है। किसके समय? बख्तावर सिंह के समय। जब इस शैली पर प्रभाव पड़ता है मुगल शैली का, तो इनके दरबार में दो चित्रकार थे। एक का नाम था डालूराम और एक का नाम था बलदेव। दो चित्रकार थे, प्रमुख थे। दो चित्रकार प्रमुख थे। दो चित्रकार प्रमुख, दो चित्रकार प्रमुख थे। एक का नाम था बलदेव। क्या नाम था एक का? बलदेव। और दूसरे का नाम था डालूराम। क्या नाम था? डालूराम। बलदेव था वो मुगल शैली का चित्रकार था। कौन सी शैली का? ये मुगल शैली का चित्रकार था। और डालूराम है ये राजपूत शैली का चित्रकार था। डालूराम राजपूत शैली का चित्रकार था। अब बख्तावर सिंह के बाद में चित्रशैली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और काल आता है विनय सिंह का। विनय सिंह के काल में है वो अलवर चित्रशैली है वो सर्वोच्चता की ओर पहुंचती है। विनय सिंह खुद एक कला प्रेमी था। आइए देखते हैं। विनय सिंह के काल में अलवर शैली का विकास, विनय सिंह के काल में अलवर शैली का है वो विकास होता है। और इस समय है वो मुगल कला और धार्मिक कला है वो पहुंचती है। विनय सिंह जब मुगलों के चित्र बनाता है तो अधिकतर चित्र है वो अकबर के समकालीन चित्र है, उन्हीं से ये प्रेरणा लेता है। विनय सिंह के दरबार में दो चित्रकार प्रमुख थे। चित्रकार दो प्रमुख थे। दो चित्रकार प्रमुख थे। एक का नाम था गुलाम अली और एक का नाम था आगा खां। यानी विनय सिंह के दरबार में दो चित्रकार थे। एक का नाम था गुलाम अली, एक का नाम था आगा खां। इन दोनों चित्रकारों को विनय सिंह ने है वो राज के सम्मान प्रदान किया और ये मुगल शैली में है प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। और इन्हीं के समय है वो विनय सिंह के काल में अलवर शैली पर है वो ईरानी प्रभाव आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में समय आता है बलवंत सिंह का। विनय सिंह के बाद में बलवंत सिंह के समय हवेली चित्र बनाए जाते हैं। बलवंत सिंह के समय हवेली चित्र, पट यानी कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। बलवंत सिंह के समय हवेली जो महल बने हुए हैं, हवेलियां बनी हैं, हवेलियों पर चित्र बनाए जाते हैं। पट चित्र, कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं। इन्हीं के समय में तीन चित्रकार प्रमुख थे। तीन चित्रकार कौन थे? एक का नाम था
छोटे लाल, छोटे लाल, एक का नाम था बक्साराम, छोटे लाल, बक्साराम, एक का नाम था जमनादास, जमनादास। ये पटचित्र, कपड़े पर चित्र बनाने में और हवेलियों पर, हवेलियों के जो झरोखे हैं उन पर चित्र बनाने में क्या थे, माहिर थे। इनके बाद में काल आता है मंगल सिंह का काल, मंगल सिंह, मंगल सिंह, मंगल सिंह। अब मंगल सिंह का जब काल आता है तो मंगल सिंह के काल के समय, मंगल सिंह के काल के समय मूलचंद चित्रकार था, मूलचंद नाम का, मूलचंद नामक चित्रकार था, नामक चित्रकार, मूलचंद नामक चित्रकार। अब ये मूलचंद जो चित्रकार था ये हाथी दांत पर चित्र बनाता था, हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्र, सूक्ष्म चित्र बनाने में माहिर था। मंगल सिंह है वो हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्र बनाने में माहिर था। दूसरा, ये मंगल सिंह है ये स्वयं मूलचंद से चित्र बनाना सीखते थे, चित्र बनाना सीखते थे। चित्र बनाना क्या है, सीखते थे। यानी मंगल से स्वयं है वो मूलचंद से है वो चित्र बनाना सीखते थे, और मूलचंद है वो हाथी दांत पर चित्र बनाने में माहिर था, हाथी दांत पर चित्र बनाने में क्या था, माहिर था। इनके दरबार में एक और चित्रकार था उदयराम। कौन था, एक चित्रकार और था उदयराम। दूसरा चित्रकार, एक तो मूलचंद हो गया, दूसरा चित्रकार था उदयराम। उदयराम, उदयराम है वो धार्मिकता के चित्र बनाता था, धार्मिक चित्र। उदयराम है वो धार्मिक चित्र बनाता था। कृष्ण गोपाल के चित्र है, रामायण के चित्र है, महाभारत के चित्र है, राग रागिनी के चित्र है। इस प्रकार के चित्र बनाने में माहिर माना जाता है। अलवर जो चित्र शैली है मंगल सिंह के बाद में इस शैली पर है वो धीरे धीरे है वो कंपनी शैली का प्रभाव आ जाता है। मंगल सिंह के बाद में, मंगल सिंह के बाद, मंगल सिंह के बाद, मंगल सिंह के बाद बाद है वो कंपनी का, कंपनी शैली, कंपनी शैली, यानी कंपनी का प्रभाव आना शुरू हो जाता है अलवर शैली पर। तो अलवर शैली है वो ढूढ़ाड़ की एक उपशैली है। इसकी शुरुआत है वो प्रताप सिंह के समय होती है। प्रताप सिंह के समय 1775 में हो जाती है, और प्रताप सिंह के समय है जयपुर वाले चित्रकार है वो अलवर पहुंचते हैं। प्रताप सिंह उन चित्रकारों को बुलाता है जिनमें दो चित्रकार प्रमुख थे, एक का नाम था शिव कुमार और दूसरे का नाम क्या था, डालूराम। प्रताप सिंह के बाद इसको संरक्षण बख्तावर सिंह देता है। बख्तावर सिंह काव्य रचना करते थे, एक कवि भी थे, और जब काव्य रचना करते थे इनका नाम था चंद्रसखी और बखेश, ये दो नाम से काव्य रचना करते थे, और इनकी रचना का नाम है दान लीला। इनके दरबार में दो चित्रकार प्रमुख थे, एक का नाम था बलदेव, और ये बलदेव मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, और दूसरे चित्रकार का नाम है डालूराम। और डालूराम है वो राजपूत शैली का है वो प्रसिद्ध चित्रकार था। बख्तावर सिंह के बाद में समय आता है विनय सिंह के काल में। विनय सिंह के काल में अलवर शैली है उसका विकास होता है। इस शैली में दो प्रमुख चित्रकार थे, एक का नाम था गुलाम अली और दूसरे का नाम था आगा खां। और ये उस समय चित्रकार थे, यानी ये चित्रकार गुलिस्ता की जो पांडुलिपियां हैं उनको चित्रित करते हैं। उनके बाद में बलदेव सिंह का समय आता है। बलदेव सिंह के समय हवेली चित्र
और पटचित्र बनाए जाते हैं। इनमें छोटे लाल, बंसाराम, जमनादास ये चित्रकार होते हैं। उनके बाद में मंगल सिंह के दरबार में मूलचंद नामक चित्रकार था। मूलचंद चित्रकार है वो हाथी दांत पर है, वो सूक्ष्म चित्र बनाता था। क्या बनाता था? हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्र बनाता। और इन्हीं से मंगल सिंह है वो चित्रकारी सीखता था। और एक चित्रकार और था उदय सिंह है वो धार्मिक चित्र बनाने में माहिर था। और मंगल सिंह के बाद में इस पर धीरे धीरे है वो कंपनी शैली का प्रभाव है वो आना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में गुढ़ाड़ की एक उपशैली और आती है जिसका नाम है उनियारा शैली। उनियारा शैली उनियारा जो रियासत है, परगना है, वो वर्तमान में टोंक जिले में है। उनियारा वर्तमान में काम बात करें तो ये वर्तमान में है, वो टोंक में है। कौन है? टोंक में। उनियारा जो रियासत थी वो काछवा वंश के शासक है। काछवा है वंश के शासक नरूजी ने बनाई। किसने बनाई? नरूजी ने बनाई। और नरूजी के जो वंशज थे ये नारुका कहलाए। क्या कहलाए? ये नारुका कहलाए। अब ये उनियारा जो परगना है, ये परगना कांधार के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण है वो शाहजहां ने रावचंद्र भान को है वो दे दिया। किसको दे दिया? ये रावचंद्र भान को दे दिया था। यानी कांधार के युद्ध में नारुका के वंशज है रावचंद्र भान ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण ये परगना है रावचंद्र भान को दे दिया। यहां पर जो चित्रकला की शुरुआत है, चित्रकला की शुरुआत है वो राव राजा सरदार सिंह के समय होती है। राव राजा सरदार सिंह के समय। किसके समय होती है? राव राजा सरदार सिंह के समय यहां पर चित्रकला की शुरुआत हो जाती है उनियारा में। ये परगना है वो कांधार के युद्ध में रावचंद्र भान को वरदान किया जाता है और यहां पर चित्रकला की शुरुआत है राव राजा है वो सरदार सिंह के समय शुरू हो जाती है। और यहां पर जो कलाकार थे, यहां के प्रमुख चित्रकार थे धीमा मीरबख्श, राम लखन, धीमा मीरबख्श, राम लखन, भीम। एक चित्रकार का और नाम है भीम। इन चित्रकारों ने उनियारा चित्र शैली को विकसित किया, यहां पर चित्र बनाए। अब ये चित्र बनाए
यह चित्र है, एक तो बूंदी शैली से प्रभावित है, बूंदी शैली वह जयपुर शैली से प्रभावित है, बूंदी शैली वह जयपुर शैली से क्या है, बूंदी शैली और जयपुर शैली से यह प्रभावित है। उनियारा जो शैली है, एक तो बूंदी शैली से प्रभावित है, एक तो बूंदी शैली से प्रभावित है और एक जयपुर शैली से प्रभावित है। यहां पर यानी पशु पक्षियों के भी चित्र है, प्राकृतिक भी चित्र है, जयपुर शैली से, जयपुर शैली का भी प्रभाव है। तो बूंदी और जयपुर शैली का इस शैली पर प्रभाव माना जाता है। कौन सी शैली पर? उनियारा शैली। यहां पर जो ये चित्र हमें यहां पर रंग महल बना हुआ है, रंग महल में देखने को मिलते हैं। ये चित्र यहां पर रंग महल में देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ये चित्र कहां मिलते हैं? हमें मिलते हैं यानी बूंदी में जो रंग महल, उनियारा में जो रंग महल है, वहां पर ये चित्र हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। उनियारा शैली, उनियारा वर्तमान में कहां पे पड़ता है? ये टोंक जिले में पड़ता है। उनियारा वर्तमान में कहां पे पड़ता है? ये टोंक जिले में पड़ता है। और इस उनियारा परगने की स्थापना है वो काछवा वंश के शासक नरुजी थे, और नरुजी के वंशज आगे है वो नारुका कहलाए। गांधार युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण शाहजहां ने राव चंद्रभान को दे दिया, और चित्रकला की शुरुआत है नरुका के ही वंशज है वो राव राजा सरदार सिंह ने इस चित्रकला को सबसे पहले संरक्षण प्रदान किया, इसकी शुरुआत की। और यहां पर प्रमुख चित्रकार धीमा, मीर बख्श, राम लखन और भीम यहाँ के चित्रकार हैं। इस शैली पर बूंदी शैली और जयपुर शैली का प्रभाव है, और ये चित्र बूंदी शैली और जयपुर शैली से प्रभावित उनियारा शैली के चित्र हमें रंग महल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक अलग भवन है, महल है जिसका नाम रंग महल है, उस रंग महल में ये चित्र हमें मिलेंगे। ठीक है। अगली शैली है शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली कौन सी शैली? शेखावाटी शैली। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी जो क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा है? एक तो है सीकर आता है इसमें, शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। यहां पर जो चित्रकला की शुरुआत है वो 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक होती है। चित्रकला की शुरुआत, चित्रकला की शुरुआत कब होती है? चित्रकला की जो शुरुआत है, शुरुआत 19वीं शुरुआत है वो 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी, 20वीं सदी के मध्य तक शेखावाटी में चित्रकला की शुरुआत है 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक होती है। और यहां पर धनी सेठों द्वारा, यहां पर धनी सेठों द्वारा हवेलियां बनाई जाती है, हवेलियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? हवेलियां बनाई जाती है। इन हवेलियों को
सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए गए। यानी इन हवेलियों को सुंदरता प्रदान करने के लिए है वो दीवारों पर चित्र बनाए गए। क्या बनाए गए? दीवारों पर चित्र बनाए गए। ये चित्र झरोखों, गवाक्षों, छज्जों के नीचे, टोडों के नीचे बनाए गए। कहां पे बनाए गए? टोडों के नीचे बनाए गए। यानी ये हवेलियों को सुंदरता प्रदान करने के लिए है। हवेलियों में भित्ति चित्र बनाया गया, दीवारों पर चित्र बनाए गए, और ये चित्र हमें झरोखों में देखने को मिलते हैं। गवाक्षों, जो छोटी छोटी खिड़कियां होती है, उन पर देखने को मिलेंगे। छज्जों के नीचे, टोडों के नीचे ये चित्र हमें देखने को मिलेंगे। अब ये चित्र शेखावाटी शैली के चित्र है। ये चित्र है वो खुले में दिखाई देते हैं, दीवारों के बाहर भी है, भवनों जो महल बने, हवेलियां, इनके अंदर भी है। इस कारण शेखावाटी शैली को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी शैली को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी, यानी शेखावाटी शैली को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। यानी ये चित्र हमें बाहर से भी दिखाई देते हैं, अंदर भी देख सकते हैं, जिस कारण इसको ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी शैली को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। अब ये हवेलियां हमें कहां मिलेगी देखने को? ये जो हवेलियां है, ये जो हवेलियां कौन सी शहरों में मिलेगी? देखो हवेलियां, देखो नवलगढ़, फतेहपुर, मंडावा, रामगढ़ हो गया, लक्ष्मणगढ़ हो गया, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिसाऊ, इन शहरों में, इन नगरों में ये हवेलियां बनी है, और ये चित्र हमें इन हवेलियों में देखने को मिलेंगे। अब फतेहपुर की गोयनका की हवेली, फतेहपुर में गोयनका की हवेली में, फतेहपुर की गोयनका की हवेली में 8 गोपियों को हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है। दूसरी ओर क्या है? उदयपुर वाटी
उदयपुर वाटी में, उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी में राम गोपाल, राम गोपाल पोदार की छतरी है, राम गोपाल पोदार की छतरी है, जिसको देवा नामक चित्रकार ने चित्रित किया है, जिसको देवा नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है? इसको देवा नामक एक चित्रकार है, इस छतरी को इसने चित्रित किया है। ठीक है, और देखो फतेहपुर की हवेलियों को संरक्षण देने के लिए फ्रांस के नादिन ला प्रिंस ने आंदोलन चलाया है। यानी फतेहपुर की जो हवेलियां है वह अपना जो अस्तित्व खो चुकी है। उन हवेलियों में जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों को वापस उन नया आकार देने के लिए, उनका नवीनीकरण करने के लिए ये फ्रांस के एक नादिन ला, जो चित्र विशेषज्ञ हैं, चित्रों को पहचानने के विशेषज्ञ हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया है कि इनको चित्रों को है वो वापस नया रूप दिया जाए। ठीक है, फतेहपुर की गोयनका की हवेली में 8 गोपियों को हाथी के रूप में चित्रित किया गया। एक हाथी दिखाया गया है और उस हाथी के आसपास है वो गोपियां दिखाई गई है। उदयपुर वाटी में रामगोपाल पोदार की छतरी है, जिसको देवा नामक एक चित्रकार है, उसने इस छतरी के अंदर चित्र बनाए हैं। अब ये चित्र कौन कौन से चित्र बने हैं देखो शेखावाटी शैली में। शेखावाटी शैली में ये ग्रामीण परिवेश के चित्र है, जैसे दुग्ध दूती महिला है, हाथियों के चित्र है, घोड़ों के चित्र है, ऊंट के चित्र है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे चित्र है वो शेखावाटी शैली में बने हैं। इसमें हिरमच रंग, केसरिया रंग और नीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है शेखावाटी शैली में। तो शेखावाटी शैली के जो चित्र है, हमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन 3 जिलों को शेखावाटी चित्र कहा जाता है और यहां पर ये चित्र मिलेंगे। यहाँ के चित्रकला की जो शुरुआत है वो 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक यहाँ के जो साहूकार सेठ हैं, धनी सेठों ने यहाँ पर हवेलियां बनाई और इन हवेलियों को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर है भित्ति चित्र करवाया। ये चित्र झरोकों में देखने को मिलेंगे, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, छज्जों के नीचे, टोडों के नीचे ये चित्र हमें देखने को मिलेंगे। शेखावाटी शैली में ये चित्र हमें बाहर से भी दिखाई दे सकते हैं, अंदर भी भित्ति चित्र है बने हुए, जिस कारण इसको ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी शैली को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। और ये हवेलियां नवलगढ़ है, फतेहपुर है, मंडावा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिसाऊ में यहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई गई है सेठों द्वारा। फतेहपुर में गोयनका की हवेली में 8 गोपियों के चित्र हैं। उदयपुर वाटी में रामगोपाल पोदार की छतरी है और फतेहपुर की हवेलियों को संरक्षण देने के लिए फ्रांस के एक चित्रकार है नादिन ला प्रिंस, इनको नवीन रूप देने के लिए एक आंदोलन चला रखा है। तो दोस्तों आज हमने हाड़ौती की जो ढूढ़ाड़ की जो उपशैलियां है, जिसमें अलवर है, उनियारा है और शेखावाटी शैली, इन 3 शैलियों का अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। ये क्लास है वो पशु परिचर भर्ती के लिए अत्यंत उपयोगी क्लास है। क्लास को देखें,
नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारी क्लास डेली यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ पर आती हैं, इनको देखें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।